वेलकम टू माय चैनल। आपके इस चैनल पे एक बार और मैं स्वागत करता हूं। बाकी आज के इस वीडियो में मैं सीयूटी पीजी जो एमसीए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका ही ये रिलेटेड वीडियो होने वाला है, जिसमें कि मैं आज फिर से कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। पिछले 2 सेशन में हमने यहाँ पे, आप लोग अगर मेरे चैनल पे आएंगे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। बाकी मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूं। तो ये देखिए, 100 क्वेश्चन का आज मैं अगेन एक पीडीएफ लेके आया हूं और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है, जैसा कि आपको पता होगा अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन लॉजिक के साथ देता हूं और साथ ही साथ इसमें आपको क्वेश्चन करवाता हूं और चाहता हूं कि कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, इसलिए मैं साथ ही साथ आपको लॉजिक वाइज बताते रहता हूं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा, लॉजिक एक्सप्लेनेशन कैसे देना है वो भी आपको मैं बताते रहता हूं। बाकी पहले आप 2 सेशन देख लीजिएगा। ये जो है इसमें मैंने 70+ क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड करा रखा है और इसमें जो है वो मैंने 200 का टारगेट लेकर रखा था, लेकिन 60 क्वेश्चन हो पाया स्टोरेज की वजह से, तो उसमें 60 क्वेश्चन इसमें मैंने करा रखा है और बाकी 70 से ज्यादा इसमें करा रखा है। तो टोटल अभी तक माने तो 130 क्वेश्चन हमने करा रखा है। आज मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मतलब 250 लगभग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बाकी मैं क्या सोचा था, एक बार आपको मैं रोड मैप बता देता हूं, उसके बाद लेक्चर में चलेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ वैसा रोड मैप में कुछ चेंजेस करना हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनवाना हो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है और 11 को एग्जाम है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए, क्योंकि जो आपको पढ़ना था वो लगभग आपने पढ़ लिया है, अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो वो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आता हूं। बाकी क्या मेरा रोडमैप है, 2 वीडियो मैंने कंप्यूटर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। आज ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन में कराऊंगा। बाकी एक और मैं चाहता हूं कंप्यूटर सीरीज में एक कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो लाऊं, कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जो आपके एमसीए सीयूटीपीसी में आएगा। उसमें मैं कंप्यूटर के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको मैं सॉल्यूशन दूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, जैसे मैं देते रहा हूं। वो मैं एक और वीडियो डालूंगा। उसके बाद मैं सोचा हूं कि कंप्यूटर का वीडियो न डाला जाए, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी होते हैं। तो उसलिए अगर आपको कुछ ऐसा चेंजेस करवाना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके अनुसार मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग कमेंट करिएगा जैसा आपको चाहिए। उसके बाद मैं सोचा हूं कि रीजनिंग का एक लंबा वीडियो लाया जाए, इसमें कि पूरा रीजनिंग का पीवाईक्यू हो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। 100-200 जितना क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिएगा मैं बनवा दूंगा उसका। तो मैंने 100 या 200 सोचा है और बाकी पीवाईक्यू अलग होगा। वो एक ही वीडियो में मैं चाहता हूं पूरा रीजनिंग का हो जाए और बाकी 4 जो वीडियो आएंगे वो मैथ से रिलेटेड मैं लाना चाहता हूं। तो मेरा यही रोड मैप है कि जो अभी 2 वीडियो आए कंप्यूटर के, बाकी 2 और वीडियो आएंगे कंप्यूटर के, टोटल कंप्यूटर के 4 वीडियो हो जाएंगे। एक हो जाएंगे आपके रीजनिंग के, लंबा वीडियो वो होगा जिसमें कि पीवाईक्यू और क्वेश्चन आपके होंगे। एक हो जाएंगे रीजनिंग के, आपके पूरे रीजनिंग के कंसेप्ट उसमें आ जाएंगे लगभग। और बाकी जो 4 और वीडियो आएंगे वो आएंगे मैथमेटिक्स के। तो ये मेरा रोड मैप है। बाकी आप लोग जो चाहेंगे उस वैसा मैं आपको बना दूंगा। आप लोग को सिंपल एक छोटा सा कमेंट करना है और ज्यादा कमेंट, जैसा कमेंट रहेगा वैसा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब हम उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि मुझे पता चले कि आखिर आप लोग कैसे कैसे वीडियो चाहते हैं, और कहीं गलती हो रही है तो वो भी आप लोग कमेंट करिए, आप वहां पे मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। बाकी चलते हैं अपने बोर्ड पे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 96, ठीक है, हम 96 से ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू सॉर्ट एन एरे इन C++, ये क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। तो ये छोटा छोटा सा आपको फंक्शन याद रखना होगा। तो ये हमारा जनरली सॉर्ट फंक्शन के थ्रू होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। और एक और चीज मैं वीडियो में बताते रहता हूं कि जो मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं लिखूंगा बहुत कम, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम जाता है, तो जो मैं बोलूंगा उसको आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे वहां पे और कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको रिविजन करने में, वन लाइनर में आपको रिविजन करने में आसानी हो। बाकी चलते हैं 97 पे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरे। अब एरे आप लोग जानते हैं फिक्स साइज का होता है, तो यहां पे आपको बी नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा, फिक्स साइज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नीचे मल्टी डायमेंशनल एरे, ये क्या होता है, तो एक एरे के अंदर हम बहुत सारा एरे को कंटेन करते हैं, तो वो मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नीचे आते हैं 99, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड द मेजॉरिटी एलिमेंट इन एन एलिमेंट एरे। एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट
अगर आपको पता करना होगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके लिए हम लोग मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ये आप लोग नोट करिएगा। 100 क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ कैन यू इफिशियंटली फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे कंटेनिंग, मतलब मिसिंग नंबर एक से अगर एन दिया है सपोज 1 से 100 तक, तो उसमें कौन सा मिसिंग है उसको पता करने के लिए हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन का यूज करते हैं। नीचे आते हैं, इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट अ सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू का अगर एरे से इंप्लीमेंट हमें करना है तो वो कौन सा सबसे बेहतर होगा, तो आप लोग को पता होगा सर्कुलर बफर जो होता है वो बेहतर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें आते हैं, एक बार इसको इरेज करते हैं। मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो इस सब का बना रखा था, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि स्टोरेज के कारण वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो यहां पे आते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एरे इंडेक्स, इंडेक्स के थ्रू अगर हमें एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो वो हम डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में करते हैं, तो कांस्टेंट को हम लोग बिग ऑफ 1 बोलते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर टू इंप्लीमेंट और स्पार्स मैट्रिक्स, अब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है वो आप लोग नोट करेंगे। इस एरे में ज्यादा एलिमेंट जीरो के बराबर होता है, तो उसके लिए हम लोग स्पार्स मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, उस 2 डायमेंशनल एरे को बोलते हैं। तो सपोज जैसे मेरा 3 into 3 का अगर 9 एलिमेंट है, और सपोज कि मेरा ऐसे मेरा 3 by 3 का एक एरे मैंने लिया, उसमें 2 ही एलिमेंट है जो कि यूजफुल है, क्योंकि जीरो तो मुझे यूजफुल है नहीं इसमें। तो अगर हम एरे से करते हैं तो जीरो को भी स्टोर करना होगा, तो ये तो मेमोरी का इफिशियंट यूज हुआ नहीं। तो 103 का जो सही आपका आंसर होगा वो होगा लिंक लिस्ट, जिसमें कि जो हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब एक है, ये डेटा 1 है, यहाँ पे डेटा 1 है, तो इन्हीं को स्टोर करेंगे, बाकी को स्टोर हम लोग नहीं करेंगे। नीचे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डायनेमिक एरे, तो डायनेमिक में हम लोग साइज को चेंज कर सकते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाय मींस ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। अब आप लोग को ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग पॉइंटर का कंसेप्ट कहां लगाते हैं, तो जनरली लिंक लिस्ट में लगाते हैं, जिसमें कि एक जो आपका, अगर सपोज मैं एग्जांपल दूं, ये नोड है, तो यहाँ पे इसमें दो हम लोग डिवीजन करते हैं, पहला में हमारा डेटा होता है, दूसरा में पॉइंटर होता है, पहला में डेटा होता है, दूसरा में पॉइंटर होता है, और ये जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नोड के एरे को, नेक्स्ट जो नोड है उसके एड्रेस को होल्ड करता है, ये आप लोग याद करेंगे। यहां पे हमारा एड्रेस होल्ड होता है, एड्रेस, यहां पे हमारा एड्रेस होल्ड होता है। नीचे आते हैं 106, कंसीडर एन implementation of unsorted simply linked list with head pointer only which operation can be implemented in constant time। तो अगर कांस्टेंट, सपोज इसको एक बार हम इरेज करके आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं। करना क्या होगा, जैसे कि ये हमारा सपोज कि 3-4 नोड है, अगर आपको लिंक लिस्ट के बारे में पता होगा तो यहाँ पे ये कनेक्शन बिल्ड है, और दो यहाँ पे डिवीजन, अभी मैंने आपको बताया डेटा और पॉइंटर दो होते हैं कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे हमारा पहला जो नोड है, यहाँ पे हमारा हेड होता है, और इसी के थ्रू हम लोग ट्रैवर्स करते हैं और इंसर्शन डिलीशन करते हैं, तो कांस्टेंट टाइम में कौन सा हो सकता है। तो अगर हमें यहीं पे एक हेड पॉइंटर होता है, तो अगर हमें इंसर्शन एट द फ्रंट करना हो, मतलब पहले पे ही हमको इंसर्ट करना हो, तो हम सिंपली अपना एक नोड बनाएंगे, उसको डायरेक्टली इस पे इंसर्ट करेंगे, और जो हेड है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे, तो ये तो हमारा कांस्टेंट में हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कि इंसर्शन अगर एंड में करना हो यहाँ पे, तब तो हमें इसे पूरा ट्रैवर्स करना होगा, तो मतलब बिग ऑफ एन हमारा हो गया। डिलीशन अगर करना हो तो डिलीशन में भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर सपोज डिलीट करना हो तो यहां तक तो हमें ट्रैवर्स करना होगा, और एंड वाला डिलीट करना है। एंड पे तो कोई पॉइंटर होता नहीं, लेकिन फ्रंट पे हमारा हेड पॉइंटर होता है, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं कांस्टेंट टाइम में अपने ऑपरेशन। बाकी चलते हैं नेक्स्ट को, वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा। बाकी 107 क्या बोल रहा है ये देखिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ लिंक लिस्ट, ये मैंने जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि इसको हम लोग कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड एन एलिमेंट, ये मैंने बिग ऑफ एन आपको बताया कि सर्च करना होता है तो हमें पूरे ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही एलिमेंट हमें मिल सकता है, और ये जनरली हम वर्स्ट केस में देते हैं। सपोज कि जैसे अगर ये मेरा नोड है,
और अगर हमको पहला ही एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं वही हमें मिल गया, तब तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन हम वर्स्ट केस को लेके चलते हैं, मतलब अगर हमको लास्ट वाला ढूंढना है तो यहाँ पे तो सभी को ट्रैवर्स करेंगे तो बिग ऑफ एन हमारा हो ही जाएगा। आगे चलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट सेकंड पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब ये पोजीशन डिफाइन किया, अगर कोई पोजीशन नहीं डिफाइंड है, सपोज ये बोलता है फोर्थ पोजीशन, तब भी हमारा कांस्टेंट होता, क्योंकि फोर्थ पोजीशन डिफाइन हो गया है, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट होगा। Concatenation of two linked list in big of one is possible in which variant of linked list? कौन से वेरिएंट में हम कॉन्कैटिनेशन कहने का मतलब कि जोड़ना। अगर सपोज कि ये मेरा लिंक लिस्ट है जिसमें कि 2 डेटा है, ये मेरा लिंक लिस्ट है जिसमें कि हमारा 3 डेटा है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब जोड़ना है, तो इसके सीधे हम लोग को इसको पॉइंट कर देंगे। अगर सपोज इसमें जोड़ना है तो इसके हम लोग को इसको पॉइंट करना होगा ताकि आगे आके जुड़ जाए। तो ये कॉन्कैटिनेशन करने का मतलब दोनों को कंबाइन करना। तो 110 का आपका ऑप्शन सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकता है। इसलिए हो सकता है, को ये भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं क्यों हो सकता है, इसका लॉजिक आप लोग समझिए। जैसे अगर सपोज कि सिंगली में करना है, सिंगली लिंक लिस्ट में, तो मैंने आपको बताया कि हेड पे होता है पॉइंटर, लेकिन यहां पे कोई पॉइंटर नहीं होता है। तो मुझे अगर सपोज कि जैसे इसको कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब दोनों को कंबाइन करना है इसके साथ, इसको हमको यहाँ पे पॉइंट करवाना होगा। तो इसके लिए पूरे एरे में ट्रैवर्स पहले करेंगे, पहले लास्ट नोड पे आएंगे, उसके बाद ही इसको कर सकते हैं। तो ये तो बिग ऑफ एन ले लिया, लेकिन कांस्टेंट में करना है और आपको पता है कि सर्कुलर में हम लोग यहां से फिर यहां मूव कर पाएंगे, तो उसी वजह से यहां से हम लोग डायरेक्ट यहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है सर्कुलर का। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, जिसमें कि हम लोग कांस्टेंट टाइम में अपने कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद विच पॉइंट इज नॉट ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट कंपेयर टू एरे। अब क्या हो सकता है, तो 111 का आपका पहला देखते हैं ऑप्शन, एरे है बेटर कैच लिक्विडिटी, ठीक है। एक्सेस ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट टेक लेस टाइम देन एरे। कौन सा ट्रू नहीं है, तो एरे के बारे में ये तो ट्रू नहीं है, क्योंकि एरे में हम लोग जनरली एक्सेस कर पाएंगे कांस्टेंट टाइम में, लेकिन हमें लिंक लिस्ट में बिग ऑफ एन टाइम लग ही जाएगा। ये जनरली आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे राइट होगा। अब देखते हैं, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज सुटेबल टू सॉर्ट और रैंडम लिंक लिस्ट विथ मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कौन से एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग किसी रैंडम जो लिंक लिस्ट है उसको मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग सॉर्ट कर पाते हैं। आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा। तो 112 का मैंने आपको बता रखा था कि इसमें हम लोग मर्ज सॉर्ट जो है उसके थ्रू हम लोग लिंक लिस्ट के जो डेटा है उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं मिनिमम टाइम में, सबसे मिनिमम टाइम आपका लगता है। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में पूछ रहा है आपका इंसर्टिंग और नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो डबली लिंक लिस्ट का अगर मैं यहाँ पे आपको नोड बना के दिखाऊं, तो डबली में दोनों तरफ आप लोग पॉइंटर स्टोर करते हैं। जैसे इसमें सिंगली में था, इसमें हो सकता है यहाँ पे 3 पार्टीशन होता है, जिसमें पहला तो आपका हो गया बैक के, जो बैक में होगा, अगर इसके बैक में देखा जाए तो इसका एड्रेस होगा, अगर इसके नेक्स्ट में देखा जाए तो इसका एड्रेस होगा, और जो बीच वाला होता है उसमें हमारा होता है डेटा। यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट होता है डबली लिंक लिस्ट का। तो इसमें बोल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर नोड को हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए वर्स्ट केस में क्या होगा, तो सिंपल है, सीधा कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों तरफ पॉइंटर है तो हम लोग आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कांस्टेंट। नीचे आते हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ फॉलोइंग कोड स्निपेस्ट। डबली लिंक लिस्ट, यहाँ पे कोड तो आपको दिया नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, अगर डबली लिंक लिस्ट में अगर पहले नोड, अगर नीचे मैं आता हूं, ये हमारा डबली लिंक लिस्ट है, तो डिलीट द फर्स्ट नोड, इसका मतलब कि पहले नोड को हम लोग डिलीट करेंगे, तो इसका जो हेड पॉइंटर है उसको हम लोग मूव करना पड़ेगा यहां पे। उसके बाद लास्ट को करना होगा तो लास्ट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली यहाँ पे सर्कुलर का कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट को पॉइंट नहीं कर रहा होता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसा बिल्कुल कंसेप्ट डबली लिंक लिस्ट में नहीं होता है, सर्कुलर और डबली सर्कुलर का बात करिए तब होता है। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोड यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बाकी नीचे चलते हैं हम लोग, सर्चिंग एन एलिमेंट इन सर्कुलर। सर्कुलर लिंक लिस्ट में अगर हमें एलिमेंट को सर्च करना है तो उसमें भी आपको कांस्टेंट टाइम लग ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैक में मूव करने का कोई कंसेप्ट नहीं है। सीधा हम लोग को अगर सर्कुलर में
सपोज कि ये हमारा नोड है और ये इससे कनेक्टेड है, और सर्कुलर में जनरली ये इससे कनेक्ट होता है, लेकिन इससे हम बैक में मूव नहीं हो सकते हैं, यहां से यहां पर आ सकते हैं, लेकिन हेड से जब हम सोचेंगे कि यहां पे आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके लिए हमने आगे पहले ट्रेवर्स करना ही होगा, तो इसके लिए आपका कांस्टेंट टाइम हो जाएगा। बाकी देखते हैं 100, यहाँ पे 116 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ सर्कुलर लिंक लिस्ट? क्या होता है? एवरी नोड हैज अ सक्सेसर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे तो होता ही है। अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो इसका तो सक्सेसर होता ही ना है, आगे आगे तो सभी का होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग ऑन नोड एट द हेड, ये आपका गलत है। 116 का यहाँ पे ये डिसएडवांटेज हो जाता है सर्कुलर का। अगर हम लोग को इंसर्ट करना होगा पहला में, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है, हम लोग को कंसेप्ट यहाँ पे देखना है। तो अगर सपोज ये सर्कुलर है तो लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट को पॉइंट करेगा ही करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे इस नोट को इंसर्ट कराना है फर्स्ट में, तो यहाँ पे हम लोग हेड पॉइंटर, यहाँ पे जो हेड है उसको तो यहाँ पे मूव कर लेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पूरे ट्रैवर्स करना होगा लास्ट को, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट से कनेक्ट अप होगा, तो उसके लिए इसका एड्रेस तो हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें पूरे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना पड़ता है। यहाँ पे आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम में हम लोग एडिशन नहीं कर पाते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल इफिशियंटली इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट? अब इसका क्या होगा, इसका जवाब आप लोग जल्दी दीजिएगा। साइकिल कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप लोग नोट करिएगा, दो पॉइंटर का कंसेप्ट यूज होता है, फास्ट और स्लो। ये जनरली अगर आप डीएसए पढ़े होंगे तो वहां पे प्रोग्रामिंग में आता है, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग आगे चलते हैं 117 क्वेश्चन पे। हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो पॉइंटर का कंसेप्ट यूज होता है, फास्ट और स्लो का। प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे, डीएसए करेंगे, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा फास्ट और स्लो का कंसेप्ट। बाकी अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि फास्ट और स्लो का दो कंसेप्ट है, दो पॉइंटर यूज होता है, और उसके बाद हम लोग साइकिल को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और मैं बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो भी नहीं चल रहा हूं और बहुत फास्ट भी नहीं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी भी ना लगे। बाकी चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मल्टीपल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने डिजिटल फंडामेंटल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट आपको देता है मल्टीप्लेक्सर, और इसी का रिवर्स हो जाता है डीमल्टीप्लेक्सर। बाकी देखते हैं। व्हाट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर कैरी आउट सी आउट हाफ आउटपुट ऑफ अ हाफ एडर? अब जो कैरी होता है, सम और कैरी, हाफ एडर में दो कॉन्सेप्ट होता है, सम और कैरी का। तो इसमें से बोल रहा है कि जो कैरी आउट होगा वो किस ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन होता है हमारे हाफ एडर में, तो वो होता है एंड ऑपरेशन के थ्रू। कैरी हमारा होता है एंड ऑपरेशन के थ्रू, और जो सम होता है वो होता है एक्सॉर ऑपरेशन के थ्रू। ये दो आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 119 का सी। 120 पे हम लोग चलते हैं। विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग 1 बिट डिजिटल डेटा? ये तो आप लोग को बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरली हम फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लिप फ्लॉप 1 बिट के डेटा को स्टोर करता है, और इसी का अगर कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्टर का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये आप लोग दो बात मैंने यहाँ पे बताया, दोनों को आप लोग नोट करेंगे। बाकी चलते हैं कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट। अब सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल दो होता है कंसेप्ट। कॉम्बिनेशनल जो होता है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो सिर्फ, यहां पे नोट करिएगा, आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, मतलब जो प्रेजेंट का इनपुट है उसी पे आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा, उसको पास्ट के इनपुट या आउटपुट से कोई मतलब नहीं रहता है कॉम्बिनेशनल में। बाकी सीक्वेंशियल जो है उसमें वो डिपेंड करता है पास्ट पे भी, मतलब उसको पास्ट का जो आउटपुट है वो भी चाहिए होता है। तो सीक्वेंशियल में ये, बाकी दोनों का एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे। कॉम्बिनेशनल में आपका एडर हो जाता है, सब्ट्रैक्टर हो जाता है, मल्टीप्लेक्सर हो जाता है, डीमल्टीप्लेक्सर हो जाता है, एनकोडर हो जाता है, डिकोडर हो जाता है। पूरे आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर कॉम्बिनेशनल का बात करें तो उसमें आपका हो जाता है, कॉम्बिनेशनल में यहाँ पे आपको लैचेस देखने को मिलते हैं, काउंटर देखने को मिलते हैं, आपको फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलेंगे, और आपके रजिस्टर देखने को मिलेंगे।
यहाँ पे आपका यहाँ से ऑप्शन आप लोग ए को टिक कर सकते हैं। 121 का ऑप्शन ए फ्लिप फ्लॉप। और रिपल काउंटर इज अब रिपल काउंटर का क्या, तो यहाँ पे काउंटर का कॉन्सेप्ट है, आप लोग सिंपली और सिंक्रोनस यहाँ पे मारिएगा। नीचे आते हैं, इन अ फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द पोजीशन ऑफ बाइनरी पॉइंट इज फिक्स्ड विच रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ डिजिट अवेलेबल फॉर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो जनरली होता है कॉन्सेप्ट क्या, दो कॉन्सेप्ट होता है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट, दो कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट को देखेंगे तो उसमें सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन नोट करेंगे आप लोग। सिंगल प्रिसीजन 32 बिट का स्टोरेज लेता है जिसमें कि 23 मंटीसा के लिए, 8 एक्सपोनेंट के लिए और 1 साइन बिट के लिए। डबल प्रिसीजन में 64 बिट होता है जिसमें कि 52 होता है मंटीसा का, 11 होता है एक्सपोनेंट के लिए और जो साइन बिट होता है वो होता है 1। बाकी फिक्स्ड इसलिए बोलते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसमें हमारा डेसिमल जो है उसको फ्लोट हम लोग नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स्ड रहता है। तो उसमें जनरली साइन और इंटीजर और फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर खुद देंगे। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 124 फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैज अ बेटर डायनेमिक रेंज देन फ्लोटिंग पॉइंट। ये क्या आपका ऑप्शन होगा, ये आप लोग बताइएगा। 124 का दो स्टेटमेंट दिया है। पहला तो फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैज अ बेटर डायनेमिक रेंज देन फ्लोटिंग, और फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स फॉर इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो 124 का आपका हमको तो देखने से जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरा है वो सही है, क्योंकि फिक्स में फिक्स नंबर आते हैं तो उनके लिए डिफाइन करने के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ बाइट को हम लोग देते हैं इंटीजर और फ्रैक्शनल में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्वेंशियल सर्किट इज ट्रू। ये मैंने बहुत अभी आपको जस्ट बताया, कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन में पूरे में सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल का एग्जांपल के साथ आपको बताया। तो जो सिक्वेंशियल होता है वो कौन सा स्टेटमेंट सिक्वेंशियल के रूप में ट्रू है, तो ट्रू आपका 125 का आपका ट्रू हो जाएगा। कौन सा, देखिए तो सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, ये भी आप लोग नोट करेंगे। कॉम्बिनेशनल में मेमोरी नहीं होता है, सिक्वेंशियल में होता है। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत है। अगर दूसरा देखें तो आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट, ये भी कॉम्बिनेशनल का एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल गलत है। और बोथ नहीं तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है उनके लिए कौन सा ट्रू है। तो सिंक्रोनस जो होता है वो स्टेट चेंज ऑकर्स ओनली एट क्लॉक पल्स, और असिंक्रोनस डज नॉट रिक्वायर एनी क्लॉक। तो हमको लग रहा है 120 जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि असिंक्रोनस में कोई भी क्लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बाकी सीक्वेंशियल में जो चेंजेस होते हैं वो क्लॉक पल्स जो होते हैं उनके थ्रू होते हैं। तो ये डिजिटल फंडामेंटल का कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा और कंसेप्ट भी आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी अच्छे से आप लोग नहीं कर पाएंगे। 127 देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा फास्ट होंगे। विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेट डायग्राम इज करेक्ट फॉर सिक्वेंशियल सर्किट। तो स्टेट जो डायग्राम होता है 127 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो कि बिहेवियर आपको ग्राफिकली जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट डायग्राम। नीचे आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट रजिस्टर्स के अबाउट ट्रू है। तो जो रजिस्टर होते हैं वो मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ मेमोरी एलिमेंट स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन, फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा रजिस्टर के बारे में ट्रू है, तो ये दोनों में से तो मुझे कोई नहीं लग रहा है। बाकी चलते हैं बोथ ए एंड बी। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप के भी बारे में अगर यहाँ पे बोथ ऑप्शन है तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा। मतलब फ्लिप फ्लॉप के बारे में बोला गया है कि 1 बिट लेता है और रजिस्टर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो कि बाइनरी में आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बाकी देखते हैं स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, अ काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट दैट गोज टू अ प्रीस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ अ स्टेट। और दूसरा है द मॉडुलस ऑफ काउंटर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। 129 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब जो काउंटर है वो तो सीक्वेंशियल बिल्कुल होता है, तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नीचे आता है, द आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशनल डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 130 का ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा था। हाफ एडर इज अ टाइप ऑफ व्हाट। हाफ एडर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉम्बिनेशनल में। तो 131 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
व्हाट डज अ हाफ एडर डू? एड टू बिट, मतलब दो को बाइनरी और प्रोड्यूस करता है सम और कैरी को। बाकी ये प्रीवियस स्टेज के जो कैरी होते हैं, इनपुट होते हैं, उसको हैंडल बिल्कुल नहीं करता है। तो 100 आपका 32 का ऑप्शन ए सही होगा। नीचे चलते हैं 133, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में आपका यूज होता है। तो 133 का आपका ऑप्शन ए सही होगा। ये आप लोग सब नोट करेंगे। चलते हैं 134 नंबर पे। हाउ मेनी सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर? तो इसमें आपका एक कंसेप्ट होता है जिसमें कि अभी आप फिलहाल के लिए ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। 134 का ऑप्शन नंबर बी। नीचे चलते हैं 135 पे। अबाउट डिकोडर 3 to 8 डिकोडर एक्टिवेट एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर ईच। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है। 135 का आपका ऑप्शन नंबर, ये जो स्टेटमेंट है पहला यहाँ पे स्टेटमेंट, वो बिल्कुल सही है। जो डिकोडर होता है 3 to 8 वो एक ही लाइन को आउटपुट में एक्टिवेट करता है। बाकी वाई आर नैंड एंड नॉर कॉल्ड यूनिवर्सल? इसको हम लोग यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? तो इसको इसलिए यूनिवर्सल करते हैं क्योंकि कैन इंप्लीमेंट एनी अदर, मतलब इसको यूज करके हम लोग नैंड और नॉर का यूज करते हैं। तो इससे कोई भी गेट को हम लोग बना सकते हैं, या एंड हो या नॉट हो, और हो, एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो। और इसका मैं एक पीडीएफ आपको हो सकता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अपलोड करूंगा कौन कौन से कितने गेट लगते हैं नैंड के, नॉट को बनाने में, एंड को बनाने में, और को बनाने में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे दोनों कॉमनली यूज इन डिजिटल, दोनों यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, यानी सी नंबर। नीचे विच सर्किट प्रोड्यूस आउटपुट डिपेंडिंग ओनली ऑन प्रेजेंट? ये मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशनल होगा। विच फ्लिप फ्लॉप हैज नो इनवैलिड स्टेट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जनरली आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर। तो यहां पे ये आप लोग याद रखेंगे, इसका जेके होता है। जेके के पास कोई भी इनवैलिड स्टेट नहीं होता है। विच कॉम्बिनेशनल सर्किट कन्वर्ट बाइनरी डेटा इनटू वन ऑफ मेनी आउटपुट? बाइनरी मतलब कन्वर्ट करता है बाइनरी डेटा को एक से ज्यादा में, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा? तो यहां पे आप लोग ऑप्शन देखेंगे, इनमें से आपको बताना है कौन सा होता है। तो 139 का आपका ऑप्शन सी सही होगा। डिकोडर जनरली कन्वर्ट करता है। बाकी विच कॉम्बिनेशनल सर्किट डिस्ट्रीब्यूट डेटा फ्रॉम वन इनपुट टू मेनी? ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पीछे भी बताया था डीमल्टीप्लेक्सर का, जो कि अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर का। विच सर्किट इज यूज टू काउंट क्लॉक पल्सेस? ये तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा होगा। काउंटर यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा काउंट करने के लिए। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, 142 का आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप का यही सा इक्वेशन होता है। इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बहुत आपको टाइम लग जाएगा। विच मेमोरी एलिमेंट इज लेबल ट्रिगर? अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होता है, दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट में आपको काउंटर फ्लिप फ्लॉप और लैचेस, दो रिलेटेड काउंटर है, कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, जनरली टाइप ऑफ ट्रिगर के अंदर आता है लेबल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड। टाइप ऑफ ट्रिगर यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें आता है एक लेबल ट्रिगर और एक आता है आपका एज ट्रिगर। यहाँ पे पूछा है विच मेमोरी एलिमेंट इज यूज्ड इन लेबल ट्रिगर? लेबल ट्रिगर में आपका जो यूज होता है वो लैचेज का यूज होता है। लेबल एल से याद रखेंगे, लेबल में लैचेज, एल से एल मतलब लेबल में लैचेज, और एज वाला में आपका हो जाता है फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट यूज। तो एज ट्रिगर में आपका फ्लिप फ्लॉप, तो ये तो आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ फुल एडर? फुल एडर क्या होता है? तो ये जनरली ऐड करता है 3 बिट को। तो 144 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा, एडिशन ऑफ 3 बिट। चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे। बाकी अभी तक 28 मिनट का वीडियो और 100 मतलब 45 से ज्यादा मैंने क्वेश्चन अभी तक करा दिया। विच सर्किट इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ? ये तो फ्लिप फ्लॉप सभी लोग जानते हैं, काफी बार मैंने आपको बता दिया, सी नंबर होगा। रेस अराउंड कंडीशन ऑकर्स इन विच फ्लिप फ्लॉप? कौन से फ्लिप फ्लॉप के अनुसार, मतलब ऑकर होता है, रेस कंडीशन आपका ऑकर होता है कौन से फ्लिप फ्लॉप में? ये भी काफी अच्छा आपका कंसेप्ट है, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट है। नीचे कौन सा मल्टीपल इनपुट को सिंगल, मल्टीपल इनपुट को कोडेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है? तो 147 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एनकोडर का कंसेप्ट यहां पे आपका लगता है। अब आते हैं 148 नंबर का, आप लोग खुद जवाब देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे आते हैं मैच लॉजिक। अब यहाँ पे 149 जो आपका ऑप्शन है, इसका कौन सा सही है देखते हैं। तो जो एंड होता है उसको जनरली हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और को प्लस से, और नैंड जो होता है वो
नॉट और एंड दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ए डॉट बी करेंगे और उसका निगेशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नीचे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर। तो इसका क्या कंसेप्ट है तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको मैचिंग करना है कौन सा आपका सही है। तो मैंने आपको बताया कि जो लैच होता है वो होता है लेबल ट्रिगर। तो यहां से ये आप लोग ऑप्शन जो आपका 150 का होगा वो पहला तो लेबल कौन सा है, तो ए नंबर और सी नंबर दो में लेबल है, तो आप बी नंबर को ऐसे ही काट दीजिए। उसके बाद आते हैं फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो आपका एज होता है, तो ये बिल्कुल तो आपका यहीं से ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी सी नंबर और बी नंबर दोनों गलत है। नीचे आते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट कंटेन मेमोरी बिल्कुल गलत है। सीक्वेंशियल डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट बिल्कुल गलत है 151 का। बाकी फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन सीक्वेंशियल ये सही है, तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। नीचे आते हैं कौन सा जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में ट्रू स्टेटमेंट है, तो 152 का आपको ए नंबर होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनवैलिड का कोई कंडीशन नहीं होता है। बाकी अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहां से कुछ क्वेश्चन मैंने डिजिटल फंडामेंटल के आपको क्लियर किया। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो 153 का आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को सेटिस्फाई अच्छी तरह से ऑप्शन करता है, तो सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर ये बिल्कुल सही है। कलेक्शन ऑफ दैट मैंने हार्डवेयर को रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन तो आपका ए नंबर यानी सभी सही है। यहाँ आते हैं टू एक्सेस सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, सिस्टम कॉल, एपीआई, लाइब्रेरी। यहाँ पे सिस्टम कॉल आपका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। कौन सा ट्रू नहीं है, तो कर्नल 155 का आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। कर्नल इज अ प्रोग्राम दैट कंसिस्ट एट द सेंट्रल कोर ऑफ ओएस बिल्कुल सही है। कर्नल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओएस टू लोड ड्यूरिंग बूटिंग बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। सी नंबर देखते हैं कर्नल इज मेड ऑफ मॉड्यूलस विच कैन बी लोडेड इन रनिंग ओएस, नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, ये आपका सी ऑप्शन गलत है। नीचे आते हैं कौन सा फंक्शन है कमांड इंटरप्रेटर, इसका कौन सा फंक्शन है, तो 156 का गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड बिल्कुल सही है। 156 का ए नंबर आपका सही होगा, ये आप लोग नोट करिएगा और आप लोग कमेंट करिए जिससे कि मैं पीडीएफ को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप लोग जाके ज्वाइन करिएगा, काफी अच्छे अच्छे सेशन आने वाले हैं। बाकी आपको सेशन में कोई बदलाव लाना है वो भी आप लोग कमेंट करिए। ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सीपीयू शेड्यूलिंग, तो सीपीयू शेड्यूलिंग तो मेरे अनुसार सभी सीपीयू शेड्यूलिंग है, डी नंबर ऑप्शन। व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा यूज कौन होता है, तो आज के डेट में विंडोज का आप देखेंगे मार्केट बहुत है, सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कुछ एग्जांपल याद रखने होंगे। यहाँ पे जो विंडोज होता है वो जनरली नहीं होता है, तो ऑप्शन ये बहुत सिंपल था। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोसेसेस इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा प्रॉपर्टी होता है प्रोसेस का, तो ग्लोबल वेरिएबल ये तो नहीं होता है। पर्सनल एड्रेस, शटडाउन, रीस्टार्ट ये सब प्रोसेस के नहीं होते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पर्सनल जो एड्रेस प्रोसेस का कोई एड्रेस होता है तो 160 का आप लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मार सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से मैंने दे रखा है, तो आप लोग जाके यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि सिमिलर जॉब को एक बैचेज में कंटेन करके बाद में उसको एग्जीक्यूट कराया जाता था। तो यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ टास्क जो होता है वही इसका मेन वर्ड है। टाइम शेयरिंग में यहाँ पे जनरली टाइम को शेयर किया जाता है। टाइम शेयरिंग में तो आपका अलाउ यूजर टू यूज वन सिस्टम विथ टू डिफरेंट टर्मिनल, ये भी आपका कंसेप्ट सही है, बिल्कुल सही है, 162 का सी। बाकी देखते हैं 163, कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो बायोस बिल्कुल है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर डिवाइस क्योंकि यहां से बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, तो 163 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, हार्डवेयर डिवाइस। नीचे आते हैं ओएसएक्स हैज, अब ओएसएक्स के पास क्या होता है, तो 164 का बी नंबर हाइब्रिड कर्नल होता है इसके पास। नीचे आते हैं Which of the following provide a buffer between user and low level interface to hardware, ये तो बहुत अच्छा बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने बहुत अच्छे से आपको डिफिनेशन तक बता दिया। कौन सा स्पीड अप द टेस्टिंग प्रोसेस को कौन सा स्पीड करता है, कौन से, तो कर्नल टेस्टिंग प्रोसेस में बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन को, यहाँ पे दो ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। बाकी प्रोग्राम डिबगिंग,
ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो प्रोग्राम डिबगिंग, टेस्टिंग का मतलब ये होता है डिबग करना, तो प्रोग्राम डिबगिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इट्स ऑन इनपुट आउटपुट रूटीन। तो 167 जो है उसका ऑप्शन बी सही होगा, कर्नेल। नीचे आते हैं, विच फॉर्म द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि कर्नल होगा। नीचे आते हैं, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल जनरली होता है कि पावर जब हम ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करने के बाद ये जो कंटेंट होते हैं उसके पूरे कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब कंटेंट आपका बचेगा नहीं, जैसे ही आपका सर्किट ऑफ होगा, पावर ऑफ होगा, कंप्यूटर शट डाउन होगा, आपका बंद हो जाएगा कंटेंट, जो आपका रिटेन नहीं हो पाता है कंटेंट, तो ये जनरली वोलेटाइल। और इसी का अपोजिट होता है नॉन वोलेटाइल। बाकी इसमें मैच द फॉलोइंग, ये शायद क्वेश्चन गलत है। बाकी नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे कोई क्वेश्चन को। हाँ, तो अब आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वंस इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये जो 3F 5 3, ये आपको दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। उसके बाद आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं। तो जनरली हमें चार चार का पेयर बनाना होता है। तो अगर 3 का, आप लोग ये क्वेश्चन जनरली कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जनरली आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। इसका चार आप लोग बीट बनाएंगे, इसका चार चार पेयर का बनता है। उसके बाद आप लोग जितने वन होंगे उसको आप लोग काउंट करेंगे, ऑप्शन में आ जाएंगे। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है सिंपली लिंक लिस्ट में? कौन सा? तो हेड टू टेल 173 का हेड टू टेल कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल? हेड टू टेल, ठीक है, टेल टू हेड, बोथ ए एंड बी, सिंगली सर्कुलर में। तो यहां पे हमें लगता है कोई भी विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो सब तो पॉसिबल है ही, क्योंकि हम लोग हेड से टेल भी जा सकते हैं, टेल से हेड भी जा सकते हैं। टेल हेड कहने का मतलब कि अगर ये मेरा नोड है, तो यहाँ पे अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे हेड होगा हमारा, यहाँ पे टेल होगा। तो सर्कुलर में यहां से यहां भी जा सकते हैं, यहां से यहां भी आ सकते हैं। लेकिन यहां से हम लोग ऐसे करके नहीं जाएंगे, ये आप लोग कंसेप्ट याद रखिएगा, ये बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है। हम लोग हेड से टेल ऐसे जाएंगे, आगे रिवर्स नहीं जा सकते हैं, बैक हम लोग नहीं आ सकते हैं। टेल से हम लोग हेड यहां पे आ सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग जाएंगे, जब हेड से टेल जाना होगा आगे की तरफ, टेल से हेड आने होगा पीछे की तरफ। तो ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे तो हमें ऑप्शन डी नंबर लग रहा है, यानी सब सही है। हेड से टेल भी हम लोग जा सकते हैं और टेल से हेड भी जा सकते हैं सिंगली सर्कुलर में। बाकी आते हैं 174 पे, 174 क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? जहां पे जनरली शेयर्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक प्रोसेस है जो एक स्पेस है, सपोज कि ये स्पेस है जहां पे तीन चार प्रोसेस सपोज हैं, P1 P2 P3। यहाँ पे एक ऐसा मेमोरी है, या ऐसा सपोज वेरिएबल, आप लोग सिंपल समझिए, ऐसा वेरिएबल है जिसको ये भी एक्सेस करना चाहता है, ये भी। तो ये एक शेयर्ड स्पेस हुआ, तो उसी में एग्जीक्यूशन जब होता है तो दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये रूल होता है। तो देन नो अदर टू प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। और ये किसको दर्शाता है? तो ये जनरली रूल होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। क्रिटिकल सेक्शन इज, तो यहां पे मैंने आपको बताया, पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच डज नॉट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्स, ये नहीं होगा। पिन नंबर, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये भी नहीं। सच सेक्शन विल ऑलवेज कॉज डेडलॉक, बिल्कुल नहीं। पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज एज एक्सेस, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नीचे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट इंश्योर फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन से कंडीशन होते हैं जो कि इंश्योर करने चाहिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम ना हो? उसके लिए 176 का आपका ऑप्शन होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस, नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस और सी नंबर ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल सही है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होना चाहिए, प्रोग्रेस भी, और बाउंडेड वेटिंग भी, मतलब ज्यादा देर तक कोई प्रोसेस वेट ना करे। आते हैं नीचे, कंप्लीट द क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है, जैसे यहां पे एंट्री हमारा हुआ, क्रिटिकल सेक्शन, ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन है, इसको मैंने फेच किया, जो भी प्रोसेस होगा फेच करेगा। उसके बाद वो एग्जिट होगा, उसके बाद जो जहां ऐसे भी कुछ कोड होंगे जहां पे कोई शेयर रिसोर्स को एक्सेस नहीं किया जा रहा होगा, तो वो रिमाइंडर होते हैं, उसको लास्ट में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले हमारा एंट्री होगा, तो एंट्री
तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्टार्ट होगा हमारा एंट्री से, डी भी गलत है। एंट्री के बाद हमारा क्रिटिकल होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद एग्जिट होगा तब रिमाइंडर होगा, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, सी भी गलत है। नीचे आते हैं। अब देखिए पहला पहले क्या होता है, एंट्री होता है, उसके बाद हमारा होता है एग्जिट तब रिमाइंडर। तो आपका ऑप्शन नंबर 178 का बी सही होगा, पहले एंट्री होगा तब एग्जिट तब रिमाइंडर। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट होल्ड गुड फॉर अ सॉल्यूशन टू अ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो पहला नो एंजम्पशन में बी मेड आउट, ये ठीक है। कौन सा कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है, तो प्रोसेसेस रनिंग आउटसाइड इट क्रिटिकल सेक्शन में ब्लॉक अदर, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर एक प्रोसेस है तो वो दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर सकता है कि तुम क्रिटिकल सेक्शन में जाके रिसोर्स को फेच ना करो, ये बिल्कुल गलत है। वो फेच कर सकता है, कोई भी प्रोसेस किसी को रोक नहीं सकता है जबकि वो खाली हो क्रिटिकल सेक्शन, मतलब उसमें कोई प्रोसेस अभी किसी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो कोई भी प्रोसेस यहाँ पे रोक नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कोई भी कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है। नीचे आते हैं, टू एटॉमिक ऑपरेशन परमिसिबल ऑन सेमाफोर, ये जनरली होता है सिंक्रोनाइजेशन को अच्छी तरह से मतलब डेटा शेयर हो पाए उसके लिए सेमाफोर्स का एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। और इसमें जनरली कॉन्सेप्ट यूज होता है वेट और सिग्नल, इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है वेट और सिग्नल, जिसमें कि पी और भी दो होते हैं, एक में हम लोग डिक्रीज करते हैं, एक में हम लोग इंक्रीज करते हैं। नीचे आते हैं, फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बताया कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो हमारा प्रोसेस है, जो शेयर मेमोरी है, वो इफिशियंटली यूज हो प्रोसेस के द्वारा, उसी के लिए सेमाफोर्स का हम लोग यूज करते हैं, उसके एप्लीकेशन का। बाकी कौन से होते हैं एग्जाम्पल, तो बाइनरी सेमाफोर्स, ये भी सेमाफोर जो बाइनरी होता है वो भी एग्जाम्पल है इसका। और एक और होता है जो कि काउंटिंग सेमाफोर, तो दोनों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीचे आते हैं, इन ऑर्डर टू अलाउ वन प्रोसेस टू इंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन बाइनरी सेमाफोर, मतलब अगर इन ऑर्डर टू अलाउ वन प्रोसेस टू इंटर, तो इसका कंसेप्ट होता है बाइनरी सेमाफोर में जनरली हम पी और भी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक होता है वेट, एक होता है सिग्नल। इसमें हम वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, इसमें हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो फ्री कब होगा, आपका फ्री होता है जब वन होता है, जब वन होगा आपका काउंटर का वैल्यू अगर वेरिएबल का वन होगा तो आपका फ्री है, यानी कि आप क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही सवाल पूछ रहा है कि अलाउ वन प्रोसेस टू इंटर, तो उसके लिए सेमाफोर जो है उसको इनिशियलाइज वन से करना होगा, ताकि जब वो एंटर हो जाएगा तो माइनस कर देगा तो जीरो हो जाएगा, और ये होता है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक से बढ़ा देगा, जिसके चलते आगे वाले प्रोसेस को पता चल पाए कि मैंने यूज किया, अब ये बिल्कुल खाली है, तो फिर से ये वन हो जाएगा। तो ये वन होगा, फिर अगर यूज करेगा तो जीरो हो जाएगा, और ये एग्जिट हो जाएगा तो फिर से वन हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है सेमाफोर्स का, जिसमें बाइनरी सेमाफोर का हम लोग यूज करते हैं। बाकी आगे देखें क्वेश्चन हम लोग 183 नंबर 183 क्वेश्चन हम लोग देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज अचीव, कौन सा, तो 183 का बोथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है, दोनों होना चाहिए। और एक और बाउंडेड वेटिंग जो होता है वो भी होना चाहिए। नीचे आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन आईओ ऑपरेशन, तो आईओ ऑपरेशन में जनरली वो वेटिंग केस में होता है, तो वेटिंग आप लोग यहाँ पे देंगे। नीचे आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सीपीयू शेड्यूलिंग में सही होता है, तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज यूज्ड व्हेन अ प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी, तो 185 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, इज यूज्ड एज अ प्रोसेस कंटिन्यूज टू अंटिल, हाँ वो सिर्फ वो कंप्लीट करेगा डायरेक्ट। नॉन प्रीएम्प्टिव का कंसेप्ट होता है कि वो डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा कंप्लीशन के बाद, या फिर उसको वेटिंग में काम होगा, मतलब उसको इनपुट आउटपुट का काम होगा। तो दोनों आपका ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए पहला भी सही होगा और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही होगा, दोनों में कोई गलत नहीं है, तो यहाँ पे बोथ सी नंबर ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से रिलेटेड, तो यहां पे दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रीएम्प्टिव ओनली, ये तो आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है, यही प्रीएम्प्टिव नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे दो में कौन है, तो दो में ये भी है, दो में ये, मतलब ए और डी दोनों आपका गलत हो गया। बाकी देखते हैं 1 3 कॉमन है, 4 को देखते हैं, तो आपका इसको एक बार इरेज करते हैं, और ये हमारा 4 ऑप्शन ये रहा, द एवरेज वेटिंग टाइम अंडर एफसीएफएस पॉलिसी इज ऑफन क्वाइट स्मॉल, बिल्कुल नहीं, वेटिंग जो टाइम होता है वो एफसीएफएस में ज्यादा होता है, तो उसके लिए आपका ए 1 और 3 सही होगा, बी नंबर ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन लीव सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस वेटिंग इनडेफिनेटली। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रायोरिटी, क्योंकि इसमें होता क्या है कंसेप्ट, जो हाई प्रायोरिटी के होते हैं उनको तो एग्जीक्यूट किया जाता है। सपोज कि यहाँ पे ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, सबसे ज्यादा इसका हाई प्रायोरिटी है, कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये हुआ, बाकी एक और प्रोसेस है जिसका की प्रायोरिटी कम है, ठीक, नहीं तो समझिए ज्यादा है, लेकिन ये दो प्रोसेस तो अभी वेट कर रहे हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इनको होना चाहिए, तो ये इसलिए नहीं एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये लो प्रायोरिटी के थे, तो ये स्टिल वेट करते रह जाएंगे। अगर कोई अदर प्रोसेस आता है जो कि हाई प्रायोरिटी का होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वो, तो ये कंटिन्यूअसली वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे, मतलब वेट वो डायरेक्टली करते ही रह जाएंगे। तो उस कंसेप्ट में एक और सॉल्यूशन उसका होता है, उसका भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी जो शेड्यूलिंग होता है उसका ये कंसेप्ट है, जिसमें कि लो प्रायोरिटी के जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली आपके इंडेफिनेटली वेटिंग करते रहते हैं प्रोसेस। नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज डिजाइंड स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग। तो वो जनरली आपका होता है राउंड रॉबिन में, यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राउंड रॉबिन ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, तो राउंड रॉबिन यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, एजिंग का क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का कुछ देर पहले, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो होता है उसका मैंने आपको कंसेप्ट कुछ देर पहले बताया आपको, उसी का सॉल्यूशन होता है एजिंग, जिसमें वो जनरली जो प्रायोरिटी जो प्रोसेस होता है जो कि इंडेफिनेटली मतलब इन्फिनाइट टाइम वो वेट करते जा रहा है, उसके प्रायोरिटी को इंक्रीज करने के कॉन्सेप्ट को हम लोग एजिंग बोलते हैं। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें कि बोल रहा है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, जो कि वेट करते रह जा रहे हैं, तो ये आपका कंसेप्ट है एजिंग का। नीचे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एसोसिएट विथ ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ प्रोसेसेस नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो कौन डिपेंड होता है, तो जनरली आपका शॉर्टेस्ट जॉब, क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में आपका सीपीयू देखता है कि आगे जो प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम कितना है, अगर वो कम होगा तब जाके उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो कम होता है, तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नीचे आते हैं, कंसीडर द सेट ऑफ प्रोसेस, ये आपका न्यूमेरिकल है, जनरली मैं आपको एक करवा के दिखा दे रहा हूं, उसके बाद के आपको खुद करना है और कमेंट में आप लोग जवाब देंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका सही आंसर है या नहीं। तो ये जनरली हम एफसीएफएस से कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेबल कुछ बनाना होगा। प्रोसेस 1 है, ये तो एक गैंट चार्ट यहाँ पे आपको बनाना होगा। तो एफसीएफएस में पहले आया ये अराइवल टाइम यहाँ पे बीच में दिया हुआ, तो प्रोसेस पहले आया, तो 0 से 2 तक आपका P1 चलेगा, बाकी ये 3 पे आया है, तो यहाँ पे 2 से 3 तक यहाँ पे कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। 3 से 1 फर्स्ट टाइम है, तो 3 से 4 तक आपका चलेगा यहाँ पे P2, और यहाँ पे फिर 4 से 5 कुछ नहीं चलेगा क्योंकि कोई यहाँ पे नहीं है, और फिर 5 से 6 यानी 5 से आपका 11 जो है वो चल जाएगा आपका P3। अब इसका एक लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं हम, तो जनरली हम पहला बनाते हैं कंप्लीशन का, तो P1 जो है वो 2 पे कंप्लीट हुआ, P3 जो है वो 4, P2 और P3 जो है वो 11 पे। अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, तो वो होता है जब आपका कंप्लीट हुआ माइनस अराइवल, ये आपका कंप्लीशन हुआ, ये आपका टर्न अराउंड, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपने वेटिंग को, जो हमारा वेटिंग टाइम है। तो इसमें देखिए 0 पे आया था, 2 पे कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 2 माइनस 0 करते हैं, वैसे ही 4 पे, तो 4 माइनस 3 1 हुआ, 11 पे कंप्लीट हुआ, 5 पे आया था, तो 11 माइनस 5 6। अब इसका एवरेज निकालना होगा, तो 6 2 8 1 9, टोटल 3 प्रोसेस थे, तो 9 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 जो है वो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। बाकी वेटिंग टाइम में हम लोग देख सकते हैं टर्न अराउंड में से जो बर्स्ट टाइम है उसको माइनस करना होता है, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, उसके बाद आपको करके दिखा ही देता हूं, और बाकी आप लोग जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे वो आप लोग को खुद करके कमेंट में जवाब देना होगा। तो देखते हैं हम लोग वेटिंग टाइम के लिए, यहाँ पे वेटिंग टाइम में क्या होगा, 2 पे आया था, 2 पे ही टर्न अराउंड 0, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, तीनों का 0, अगर एवरेज करेंगे तो वेटिंग टाइम 0, यानी दोनों ऑप्शन आपका सही है, 0 और 3, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं, जैसा कि ये देखिए मैंने बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन ला के दिया है, तो आप लोग जरूर करिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। 192 यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये आप लोग खुद करेंगे। बाकी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच,
ये आपका पूछ रखा था। तो अगर मैं बताऊं तो जनरली कॉन्टेक्स्ट स्विच, अगर आप गैंट चार्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं और सपोज कि आपका ऐसे ऑपरेशन चल रहा है, तो जो पहला होता है उसको आप लोग को काउंट नहीं करना होता है और लास्ट को काउंट नहीं करना होता है। बाकी ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, तो आपका 3 जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुआ। नीचे आते हैं, इसको एक बार इरेज करते हैं। बाकी 195 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर सर्चिंग इन अ बाइनरी सर्च ट्री। ये आपका एवीएल होता है 195 का आपका कौन सा, लेकिन ये वर्स्ट केस, ये देखिए बेस्ट में बाइनरी होगा, वर्स्ट केस में आपका स्क्यूड हो जाता है। मतलब जनरली स्क्यूड करने का मतलब कि अगर आपका ऐसे ट्री है लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड, ये फिर वर्स्ट केस हो जाएगा, लीनियर सर्च के जैसा ही ये काम करेगा, क्योंकि हमें सभी नोड को जाके सर्चिंग करना पड़ रहा है। तो ये जनरली बिग ऑफ एन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये आपका बिग ऑफ एन, ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी चलते हैं, ये हमारा एक लास्ट पेज है, इसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म। बाकी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन का मैंने आपको बताया कि जो बीएफएस होता है वो क्यू का इस्तेमाल करता है, जिसको कि लेबल ऑर्डर ट्रैवर्सल बोलते हैं। जो डीएफएस होता है वो स्टैक का इस्तेमाल करता है और उसको रिकर्जन टाइप से बोलते हैं। तो आपका डीएफएस मतलब डीएफएस, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। नीचे आते हैं, इन हैशिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिजॉल्व कोलिजन बाय प्रोबिंग इन नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट। पीछे के वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से हैशिंग का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था। ये जनरली आपका लीनियर प्रोबेबिंग होगा। बाकी चलते हैं 198, विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बोथ प्रीएम्प्टिव एंड स्टारवेशन प्रोन। तो ये आपका हो जाएगा टी में, मैंने आपको प्रीएम्प्टिव बता रखा था कि स्टारवेशन वही मैंने क्योंकि जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम तक वेट कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन एजिंग लेके आया था। एजिंग का मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन दिया था, एजिंग लेके आया था उसका सॉल्यूशन। तो स्टारवेशन जो है, स्टारवेशन जो है, ये स्टारवेशन इसका सॉल्यूशन होता है एजिंग। तो ये आप लोग याद रखेंगे, आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी और दो क्वेश्चन रह गए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी प्लस ट्री। बी ट्री का कंसेप्ट होता है सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो बी प्लस ट्री होता है वो होता है इंडेक्सिंग का यूज करने के लिए। डेटाबेस में इंडेक्सिंग का कंसेप्ट होता है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। और एक और कंसेप्ट है बी ट्री, बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड होते हैं, बी प्लस ट्री में जो लीफ नोड होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक लिंक के थ्रू सीक्वेंशियल मैनर में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। थ्रेसिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट ऑकर्स व्हेन। थ्रेसिंग का कंसेप्ट आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। थ्रेसिंग का जनरली कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे 200 जो क्वेश्चन है थ्रेसिंग, इसमें होता क्या है, अगर आपका जैसे मेन मेमोरी में पेजेस नहीं होते हैं, क्योंकि पूरे मेन मेमोरी, पूरा जो एप्लीकेशन का पेज होता है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ह्यूज होता है, उतना हमारे पास मेन मेमोरी होता नहीं है, तो उसके लिए वर्चुअल एड्रेसिंग का कंसेप्ट आता है, जिसमें कि हम पूरे एप्लीकेशन के पेजेस को स्टोर नहीं करते हैं, उनके कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट अनुसार होते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं अपने मेन मेमोरी में और उसको एक्सेस करवा के अपने स्क्रीन पे शो करवाते हैं। तो अगर हमें पेज नहीं मिला मेन मेमोरी में तो हमें सेकेंडरी स्टोरेज से लेके आना होगा इस पेज को, तो वो लाता है। लेकिन अगर हमारा रैम जो है वो बहुत कम है तो उस वजह से यहाँ पे पेजेज उसको बार बार नहीं मिलेंगे उस एप्लीकेशन के, तो वो बार बार पेज फॉल्ट, इसको पेज फॉल्ट बोलते हैं। जब पेज नहीं मिला उसको पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो बार बार हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बार बार पेज को ही ला रहा है, पेज को ही ला रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन कम कर दिया, यानी पेज फॉल्ट रेट ज्यादा हो गया। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन दिख रहा होगा, हाई हो गया पेज फॉल्ट रेट। तो ये आपका थ्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।